मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। कि मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। हाँ, यह सच है कि सावरकर जी ने ब्रिटिश सरकार को ऐसा पत्र लिखा था। हाँ, यह सच है कि इसमें उन्होंने कबूल किया है कि वे सरकार की मर्जी के मुताबिक सेवा करने को तैयार है। इतना ही नहीं, उस पत्र में उन्होंने खुद को प्रोडिगल सन मतलब राह भटका हुआ बच्चा भी बताया था। दोस्तों, किसी भी मुद्दे को ऐसे बीच में से उठाकर सावरकर जी के चारित्र्य पर इस तरह के दाग लगाना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कांग्रेस नेता श्रीमान राहुल गांधी जी को अब ये पत्र दिखाकर और इस पत्र से सावरकर जी को देशद्रोही साबित करके हासिल क्या करना है। सवाल यह है कि क्या वे इस मुद्दे से देश, समाज, राष्ट्र को कोई लाभ पहुंचाने जा रहे हैं, या इस तरह के पत्र से अतीत में देश को क्या नुकसान हुआ है ये समझाने जा रहे हैं, या भविष्य में क्या होने वाला है ये दिखाने जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ राजनीति या चुनाव के लिए ऐसे मुद्दे उठाने में कौन सी वीरता है, ये प्रश्न है। इन बातों से सभी आम लोगों के दिमाग में वे किस तरह के ज्ञान का प्रकाश डालने जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें समझ आ जाए कि उनका कौन सा उद्धार होने वाला है, ये प्रश्न है। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ इसके पीछे आपका सही एजेंडा क्या है, आपसे और ऐसे आरोप लगाने वाले तमाम नेताओं से बस इन सवालों का जवाब मिले, हम आम भारतीयों की इतनी अपेक्षा है। और दूसरी बात, अगर भारत की जनता ऐसी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने के बजाय किसी ऐसे ऐतिहासिक शख्सियत पे, फिर चाहे वह सावरकर जी हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, कोई भी हो, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हो, तो अगर वे वास्तव में इस पर अपनी सही राय तय करना चाहते हो, तब वो कृति उस ऐतिहासिक शख्सियत के हाथों क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कब हुई, कहाँ हुई। इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर पहले प्राप्त किए जाने चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए कम से कम उस समय के इतिहास को ठीक से समझ लेना चाहिए, तभी आप सही निदान कर पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। यही इतिहास से भविष्य के लिए दूरदृष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और चूंकि यही अपने इससे गुना और हम चैनल का ब्रीड है, इसलिए हम इस पत्र के इतिहास को भी यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको उस वक्त की परिस्थिति और उस वक्त के इतिहास का उचित ज्ञान प्राप्त होकर इस घटना पर अपनी राय तय करना निश्चित रूप से आपके लिए आसान होगा। 30 जनवरी 1911 इस दिन सावरकर जी को अंडमान जेल में दोहरे आजीवन कारावास यानी 50 साल नरकीय यातना भुगतने की सजा सुनाई गई। यहाँ एक बहुत सीधा समीकरण नोट करें दोस्तों, जितनी बड़ी सजा उस विदेशी साम्राज्य के लिए, वह स्वतंत्रता सेनानी उतना ही खतरनाक, है ना। अब आप खुद चेक कीजिए कि उस समय और कितने लोगों को इतनी बड़ी सजा दी गई थी, तो आपको सावरकर जी की अहमियत अपने आप समझ आने लगेगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें ऐसी सजा देने का मतलब सावरकर जी उनके साम्राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा थे, ये अंग्रेज सरकार ने खुद स्वीकार करने जैसा नहीं है क्या। उन्हें ऐसी सजा देकर वे हर संभव सावधानी बरत रहे थे कि सावरकर जी कभी भी मुख्य भूमि पर वापस न सके। वास्तव में वे अंडमान से कभी जिंदा वापस ही ना पाए। मुख्य भूमि भारत में उस समय यदि किसी को काले पानी से दंडित किया जाता था, तो इसका मतलब था कि वह व्यक्ति दृष्टि से सदा के लिए उछल हो गया। यह अंडमान की बीमार हवामान, पूरा खून चूस लेने वाले काम और सजाए, सांप, जोंग, कनखजूरा नामक अत्यंत विषैला कीड़ा, एक प्रकार का कांदर जिसके काटने पर लकवे का दौरा तक पड़ सकता था, ऐसे जहरीले जानवरों का वहाँ आवास था। स्वाद का तो छोड़ ही दे, पत्थर मिट्टी से सना हुआ और सांप के टुकड़े मिला हुआ खाना, और बिना वजह या वजह निकाल कर लातों जूतों से मारपीट करने वाले बर्बर जेलर बरी और उसके मुस्लिम जमादार, ये सभी प्रतिकूलताएं पार करते हुए अस्थिपंजर हुए, थके भागे। भविष्य में कुछ भी करने की ताकत न बचे हुए बहुत कम बंदीवान जिंदा बचकर भारत की मुख्य भूमि पर वापस आ पाते थे। 50 साल के काले पानी की सजा का सिर्फ आंकड़ा सुनकर अच्छों के पैरों तले से जमी खिसक जाती। लेकिन सभी अत्याचार मालूम होने के बावजूद सजा का इतना बड़ा आंकड़ा सुनकर सावरकर जी धाड़ से खड़े हुए और कहा, यह विश्वास करते हुए कि केवल यातना और बलिदान से ही धीरे धीरे क्यों न हो, लेकिन हमारी प्यारी मातृभूमि निश्चित ही जीत की ओर अग्रसर होगी। मैं आपके प्रतिबंध के तहत कड़ी से कड़ी सजा का सामना करने को तैयार हूँ। सावरकर जी की उस प्रतिकूल समय की स्थितप्रज्ञता देखकर जज भी अवाक रह गए, और ऐसे आदमी को डरपोक बताया जा रहा है, क्या नाम दे इस मानसिकता को। और ये सब कोई भावनिक होकर रची गई काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि ये घटना ब्रिटिश सरकार के अदालती दस्तावेजों के कानूनी दस्तावेजों में बाकायदा नमूद है। जैसा कि सावरकर जी ने कोर्ट में कहा था, इस चुनौती को दृढ़ता से स्वीकार करते हुए 30 जून 1911 को उन्होंने दर्द और यातना से भरी उस अंडमान जेल की रहस्यमयी और अनाकलनीय जगत में अपना पहला कदम रखा।
अब सावरकर जी जैसे राजनीतिक नेताओं को सेल्युलर जेल में भुगतने पड़े मरण यातनाओं की प्रकृति को समझने के लिए हम यहाँ केवल एक दो दंडों की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उससे भी हमें उनकी नरकवास का पूरा अंदाजा हो जाएगा। शौचालय वह न्यूनतम सुविधा है जो हर इंसान को मिलनी ही चाहिए, लेकिन सेल्युलर जेल में मलमूत्र को रोकने के लिए मजबूर किया जाना कारावास का एक बहुत ही निर्दयी घिनौना अनुभव था। कैद से रिहा होने के बाद लिखे गए अपने संस्मरण में सावरकर जी ने इसे दिल दहलाने वाला लेकिन वास्तविक सत्य को ऐसे वर्णित किया है। सेल्युलर जेलों में जो हाल होते थे वो क्या बयां करें, लेकिन उसकी गहराई दिखने के लिए उनमें से यहाँ सिर्फ एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं। अंडमान में बंदियों को काम, भोजन, वस्त्र, मारपीट आदि अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। इनमें से एक दिखने में इतनी मामूली, कहने में इतनी शर्मनाक, लेकिन सहन करने में इतनी आत्मघृणा पैदा करने वाली, बंदियों को अपनी जिंदगी से नफरत करने पर मजबूर कर देने वाली तकलीफ थी अपने मलमूत्र को अवरुद्ध करने के लिए मजबूर करना। सुबह, दोपहर और शाम इन समयों के अलावा शौच के लिए जाना लगभग अपराध माना जाता था। रात को बंदियों को 6-7 बजे जो बंद कर दिया जाता था वो अगली सुबह 6 बजे खोल दिया जाता था। आम पेशाब को सेल में एक ही छोटा सा बर्तन रखा जाता था। बड़ी की नीति या गंदी सोच ऐसी थी कि बंदियों को रात के इन 12 घंटों में शौच होनी ही नहीं चाहिए। घड़ा इतना छोटा रहता था कि उसमें पर्याप्त मात्रा में मूत्र नहीं समाता। यदि गलती से किसी को शौच को लग भी गई तो उस बात की सूचना उसे वार्डर को देनी पड़ती। यदि वार्डर अपने आलस से डर से यह तय करता कि यह विशेष बात झूठी है तो प्रश्न वहीं निपट जाता और उस बंदी को सवेरे तक जबरदस्ती मलावरोध कर रुकना ही पड़ता था। अगर वार्डर ने जमादार को बताया तो जमादार उस बंदी को ऐसे गलत समय पर शौच जाने की पापी लेर आई इसलिए उसे 10 और वार्डर ने कैदी का सुनने के लिए उसे 5 गालियां देता था। अगर कोई कैदी डायरिया जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए जो वहाँ बात थी तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। सावरकर इसके बारे में लिखते हैं, जमादार यदि वो बात दिल पे लेता और यदि नींद में उसे याद रहा तो इसके बारे में डॉक्टर को उसकी सूचना देता था। डॉक्टर का डिसेंट्री लगने का प्रमाण पत्र 100 बार में एक बार प्राप्त होता। फिर वे बैरी के पास पहुंचकर अगर उसकी मर्जी हुई तो बंदी को ताला खोलकर कैदी को शौच के लिए बाहर निकाला जाता और वापस सुबह फिर से उसे पूछताछ के लिए बैरी साहब के सामने खड़ा करते जहां उसे एक ऐसा प्रश्न किया जाता जिसका संतोषजनक उत्तर कोई नहीं जानता था। ऐसा प्रश्न पूछ उसे गालियां दी जाती। साहेब डांट कर पूछता था, बताओ शौच को लगी ही क्यों थी तुम्हें? हर तरफ बंदी बड़ी मुश्किल से और दुविधा से उत्तर देता था, लगी थी इसलिए लगी थी। इस जवाब के साथ ही कोई जमादार बीच में आकर उसे जोरदार थप्पड़ लगता और कहता, ऐ साला साहब का मजाक उड़ाता है। रात में जब शौच करने की आवश्यकता पड़ती तब कैदी को कोठरी में ही फर्श पर ही शौच के लिए बैठना पड़ता। उस छोटे से 13 फुट 6 इंच बाय 7 फुट 6 इंच साइज के सेल में सुबह की प्रतीक्षा करते हुए अपने मलमूत्र में सोना, क्या यह नर्क में रहने से कम था? सुबह ताला खुलते ही उसे सफाई कर्मचारियों को हाथ पैर जोड़ते हुए चोरी की तंबाकू की रिश्वत देनी पड़ती, नहीं तो वह चिल्ला चिल्ला कर जमादार को बता देता। यदि बंदी लाथों बुक्कों से मारने जैसा होता तो जमादार उसे वैसे मारता। यदि वह गुस्से वाला रहता तो उसे बैरी के सामने खड़ा कर देता। वहाँ उस पर कमरा खराब करने के लिए मुकदमा चलाया जाता। इसके लिए बैर से 3-4 दिन घोड़े में खड़े रहने की सजा देता। इस सजा में कैदी को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच हथकड़ी लगाकर छत से लटका कर रखा जाता था। इस दौरान उसे प्राकृतिक कर्मकांड में जाने की कोई इजाजत नहीं रहती। बंदीवान को आत्म संयम सिखाने का बैरी का यह तरीका था। सावरकर जी सहित सभी राजनीतिक कैदियों के खिलाफ इस चतुर योजना का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता था। इन सभी को एकांत कारावास में भी रखा जाता था। तब नियत समय को छोड़कर प्राकृतिक कर्मकांड करने की मनाही थी। बैरी के राज्य में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राकृतिक कर्मकांड पूर्ति करना भी कठिन और अपमानजनक बन चुका था। बारिन घोष उस घिनौने अनुभव के बारे में लिखते हैं, यहाँ तक कि शौचालय जाने की रस्म एक निर्धारित तरीके से आयोजित की जाती थी। एक पंक्ति में 2 बंदीवानों को शौचालय की ओर मुंह करके बिठाते थे और आदेश के बाद 8 या 10 लोगों के समूह को ही अंदर भेजा जाता था। इस दौरान आपको खुद पर नियंत्रण रखना होता। इस डर से कि कहीं हम टॉयलेट में भी आपस में बात न कर लें, वहाँ भी गार्ड हम पर नजर रखते थे, यानी कि आपस में बात करने की भी चोरी थी। यहाँ हमने उन पे किए जाने वाले केवल एक प्रकार के अत्याचार को प्रस्तुत किया है, लेकिन सावरकर जी जैसे तमाम कैदियों को ऐसे कई अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। अब आप ही बताइए, कोई इस तरह जुल्म की जिंदगी कैसे जी सकता है? कितने साल और क्यों? इसके विपरीत इस तरह की यातना सहते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाना बेहतर नहीं था क्या?
जिन्हें अभी भी लगता है कि इन परिस्थितियों में भी सावरकर जी के लिए इस तरह का कूटनीतिक पत्र लिखना उचित नहीं था। वे इस तरह की सजा को 50 साल के लिए छोड़ दे, 10 क्या 1 साल के लिए भी छोड़ दे, कम से कम 1 महीने के लिए भुने और फिर अपनी राय दे। अच्छे स्वादिष्ट खाने चबाते हुए, नरम गद्दे पर लेटे लेटे और जब जी चाहे अपने अंग्रेजी टॉयलेट में बैठे बैठे इस तरह के गंदे ज्ञान को गलना बहुत आसान है दोस्तों, है ना। उन मुसीबतों के एक बड़े हिस्से को उन्होंने माझी जन्मठेप नाम के अपने ऑटोबायोग्राफ में पेश किया है। लेकिन कुछ आंखों पर पट्टी बांधे नेता कह रहे हैं कि ये सावरकर द्वारा अपने दोषों को छिपाने और सहानुभूति बटोरने का एक घृणित प्रयास है। हालांकि अनुभवी लेखक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जो मूल रूप से गांधीवादी थे, उन्होंने इस बात का उचित तरीके से स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना है कि इस पुस्तक में सावरकर जी ने जो कुछ प्रस्तुत किया है वह उन कठिनाइयों का 1/4 भी नहीं है जिनका उन्होंने वास्तव में सामना किया था। मूलतः ये उन्होंने अपनी दैन्यावस्था दिखाकर हमदर्दी बटोरने की मंशा से नहीं लिखा था। उन्होंने इसे इसलिए लिखा था ताकि युवा इससे प्रेरणा लेकर विपरीत परिस्थितियों में देश के काम के लिए आगे आए। और आज जब हम सावरकर जी पर अच्छी तरह से शोधित और सबूतों के साथ प्रस्तुत की गई कई सारी पुस्तकें देखते और पढ़ते हैं, तो देशपांडे जी ने जो कहा था वह पूरी तरह से सच था, इस बात का प्रत्यय हमें मिलता है। आइए अब उस ऐतिहासिक पत्र की ओर मुड़े। 25-30 साल के नवयुवकों के लिए देश सेवा के कार्य को छोड़ ऐसी विकट स्थिति में सौंपते रहने में कौन सी अक्लमंदी थी, यह आप ही तय करें। उसमें भी सावरकर जी जैसे क्रांतिकारी नेता जिस सुनहरे मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह प्रथम विश्व युद्ध भी अब कगार पर था। उस मौके को जेल में बंद रह के बर्बाद करना कितना सही था। यदि सावरकर जी जैसा दूरदर्शी क्रांतिकारी नेता आजाद होते तो देश को उससे अवश्य ही लाभ होता। तब मुक्ति के लिए किसी भी मार्ग को अपनाना सही नहीं था क्या? साथ ही अगर उन्होंने ईमानदारी से अंग्रेजों से कहा होता कि मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो, तो क्या वे 150 साल भारत पर राज करने वाले अंग्रेज सरकार इतने बेवकूफ थे कि उनके साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक नेता की ऐसी बात सुनकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते? तो ऐसे में सावरकर जी के पास क्या विकल्प बचा था? तो कोई भी झूठे वादे करके पहले खुद को छुड़ा ले। और इसीलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से 1 साल पहले ही 1913 में यह आवेदन पत्र अंग्रेज सरकार को दिया था। उस पत्र में वह कहते हैं कि यदि सरकार अपनी कृपा से मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का पुरजोर समर्थन करूंगा, क्योंकि यह संवैधानिक प्रगति की पहली शर्त है। जैसे ही मैं संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करता हूँ, भारत और विदेशों में सभी भटके हुए युवा जो मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, वे इस मार्ग का अनुसरण करेंगे। मैं सरकार की इच्छा पर सेवा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मतांतर सत्सद विवेक बुद्धि के बल पर हुआ है और मुझे उम्मीद है कि मेरा भविष्य का आचरण भी ऐसा ही रहेगा। मुझे मुक्त करने से जो कार्य साध्य होगा वह मुझे न छोड़ने से नहीं हो। शक्तिशाली के पास क्षमा करने की क्षमता होती है और इसलिए माता पिता जैसे शासन के दरवाजे के अलावा प्रोडिगल सन मतलब एक राह भटका हुआ बच्चा कहाँ जाए। धनंजय कीर जैसे महान चरित्रकार ने इसकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज की औरंगजेब से उनकी रिहाई के लिए की गई दलील से करते हुए कहा है कि इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ये एक रणनीति थी। देखिए यह तुलना कितनी सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब के साथ आगरा की कैद के दौरान, प्रतापगढ़ की घेराबंदी के दौरान अफजुल खान के साथ और पन्हाला की घेराबंदी के दौरान सिद्दी जौहर के साथ हुए पत्र व्यवहार को आज हम जबरदस्त कूटनीति के रूप में देखते हैं। साथ ही हमारे प्यारे नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद को अंग्रेजों की गिरफ्त से मुक्त करने के लिए संन्यास्त होने का जो नाटक किया, हम वो भी एक जबरदस्त कूटनीति का हिस्सा मानते हैं। तो सावरकर जी के इस पत्र के बारे में ऐसा स्टांस लेने का क्या कारण है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विरोधी अक्सर इतिहास और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना समय की राजनीतिक स्थिति में अपने विचारों को सही ठहराने के लिए इस आवेदन के अंशों का आधार व संदर्भ देते हैं, जो कि इतिहास के साथ सरासर बेईमानी है। आप जैसे समझदार लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आज भी वही हो रहा है। प्रोडिगल सन मतलब राह भटका हुआ बच्चा। इस बाइबल में से संदर्भ के उल्लेख के पीछे अपने उत्पीड़कों की धार्मिक भावनाओं को अपील करने का सावरकर जी का एक प्रयास था। याचिका के इन वाक्यों को संदर्भ के बिना देखें तो एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर उभरती है जो अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनने को तैयार है। लेकिन अगर हम अर्जी में इन वाक्यों से पहले के तार्किक तर्कों को देखें तो ऐसा कतई नहीं दिखेगा। सावरकर जी जैसी विवादास्पद और अत्यधिक चरित्रांकन किए गए ऐतिहासिक शख्सियत के वस्तुनिष्ठ चिकित्सा करने के लिए विभिन्न मुद्दों की जांच करना जरूरी है। यह देखना आवश्यक है कि क्या उन्होंने अपने लंबे और प्रतिष्ठित राजनीतिक जीवन के दौरान अंग्रेजों से हाथ मिलाने का व्यवहार किया था क्या?
महात्मा गांधी जी के लोकप्रिय आंदोलन को उन्होंने किया हुआ विरोध यानी अंग्रेजों के साथ मिलीभगत का आरोप करने वाले लोग कभी ये नहीं देखते कि कांग्रेस के दृष्टिकोण को उनका विरोध राष्ट्रीय हित में था या स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हानिकारक था। हालांकि बहुत दूर न जाते हुए अगर हम इस क्षमायाचना के बाद सेल्यूलर जेल में घटी घटनाओं पर नजर डालें तो हमें इसमें कहीं भी उनका समर्पण या अंग्रेजों के साथ सहयोग नजर नहीं आता। साथ ही क्या अंग्रेजों को सावरकर जी की तथाकथित वफादारी या आत्मसमर्पण करने की उनकी तथाकथित इच्छा पर विश्वास किया? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके विपरीत इतिहास यही बताता है कि वे हमेशा उनसे होने वाले खतरे से सावधान रहे। अगर सावरकर जी अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए थे तो अगले पूरे 1.5 दशक तक अंग्रेज उन्हें भारत के सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में संदेह की दृष्टि से क्यों देखते थे? इस प्रश्न पर सावरकर जी का मूल्यांकन होगा और इसी मुद्दे पर ऐतिहासिक तथ्यों का पलड़ा सावरकर जी के पक्ष में भारी रूप से झुका हुआ दिखाई देगा। 1913 का ये आवेदन जो आज तक गर्मागर्म मगर बकवास बहस का विषय बना हुआ है, वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक मूल्यांकन के लिए कई संभावनाएं खोलता है। क्या वे सेलुलर जेलों की यातनाओं से निराश थे? तो हाँ, किसी भी 25-30 साल के नौजवान के लिए उस स्थिति में आना स्वाभाविक है और सावरकर जी ने खुद अपने संस्मरणों में ऐसी कई घटनाओं के बारे में लिखा है जिसमें कहा गया है कि वह निराशा की गहराइयों में आत्महत्या के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन क्या उस नैराश्य ने उन्हें अंग्रेजों की कठपुतली बना दिया था? तो इसका निश्चित उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके चरित्रकारों की तुलना में ऐतिहासिक सबूत उन्हें इस महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न से अधिक आसानी से रिहा करते हैं। सेलुलर जेलों में कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के व्यापक रूप से प्रचारित होने के बाद ब्रिटिश सरकार सतर्क हो गई और 1913 में ही एक अंग्रेज अधिकारी सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक को सेल्यूलर जेल का दौरा करने और सरकार को एक रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया। तदनुसार उसने कुछ अन्य कैदियों के साथ सावरकर जी से भी मुलाकात की। उसे शुरू में इस युवा बुद्धिमान बैरिस्टर की दुर्दशा से सहानुभूति ही थी जिसका भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन अंत में उसने भी यही राय दी कि सावरकर जी को मुक्त करना असंभव है। वह इतना महत्वपूर्ण नेता है कि यूरोप में भारतीय राजकरावादियों के किसी समूह को उनको भागने की योजना बनाने में देर नहीं लगेगी। दूसरे शब्दों में उन्हें यहीं बंदी बना के रखना उचित है। सावरकर जी के कारावास का इतिहास ये स्पष्ट करता है कि उस पत्र को लिखने के कुछ ही दिनों बाद और क्रेडॉक के प्रस्थान के 1 महीने के भीतर 16 दिसंबर 1913 को वे हड़ताल पर चले गए और उन्हें बिना काम या किताबों के एकांत कारावास की सजा दी गई। बाद में उन्हें रस्सी मोड़ने का काम दिया गया। कुछ महीने बाद 8 जून 1914 को उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया तो उन्हें 8 दिन घटाबेदी की सजा सुनाई गई। इस सजा के पूरा होते ही वे 16 जून 1914 को पुनः हड़ताल पर चले गए। इस अपराध के लिए उन्हें 4 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 18 जून 1914 को अपनी हड़ताल जारी रखी। अतः उन्हें 10 दिन के दंडाबेदी की सजा दी गई। क्रेडॉक के जाने के बाद या 1913 के उस ऐतिहासिक माफीनामे के तुरंत बाद उनकी दर्शिका पर दिखाई देने वाले सजाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आप खुद तय करें कि क्या ये आदमी अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली रह सकती है। जेल से मुक्ति के बारे में सावरकर जी का अपना विचार था कि कैद में बंद व्यक्ति के लिए हर संवैधानिक साधन का उपयोग करके अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना स्वाभाविक है। उन्होंने हमेशा कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए खुद को अंग्रेजों के जुए से मुक्त करना हर क्रांतिकारी का प्राथमिक कर्तव्य है। उनकी इस सोच का उनकी कृति में घटा एक स्पष्ट उदाहरण है 1919 में अन्य राजबंदियों को उन्होंने दी हुई सलाह। इस महत्वपूर्ण वर्ष के अंत में सम्राट जॉर्ज पंचम ने एक उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय शासन के प्रतिबंध को मंजूरी दे दी थी। सम्राट द्वारा दी गई सार्वभौमिक क्षमा के अनुसार सेल्यूलर जेल के अधिकांश राजबंदियों को रिहा कर दिया गया, जिनमें बहरीन घोष, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, हेमचंद्र दास और परमानंद जी भी शामिल थे। कहने की जरूरत नहीं कि सावरकर बंधुओं का नाम उस सूची में भी नहीं था और फिर भी वे अंग्रेजों की कठपुतली हैं। अब क्या कहें, लेकिन उन कैदियों की रिहाई मुफ्त में नहीं होने वाली थी। इससे पहले उन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी जिसमें कहा गया था कि वे एक निश्चित अवधि के लिए राजनीति और क्रांतिकारी आंदोलनों से दूर रहेंगे। उस प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के मुताबिक अगर कोई बंदीवान दोबारा देशद्रोह का दोषी पाया जाता है तो उसे अंडमान वापस भेजा जाएगा और उसे अपनी बची हुई सजा काटनी पड़ेगी। राजकैदियों के बीच इस बात पर तीखी बहस हुई कि ऐसी शर्तों वाले पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाएं या नहीं। तब सावरकर जी ने उन्हें यह समझाया और तैयार किया कि आगे की कोई भी योजना तय करने से पहले बिना कुछ सोचे तुरंत उस वचन पत्र पर हस्ताक्षर कर खुद को यहाँ से मुक्त यहाँ और राजबंदियों को छुटकारा पाने के लिए इस तरह की सलाह देने वाले सावरकर जी की नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही है क्या? उस समय की राजनीतिक घटनाओं के ये सभी ऐतिहासिक सबूत हमें क्या दिखाते हैं?
और फिर भी कुछ लोगों के राजनीतिक लाभ के लिए सबूत के तौर पर सुविधाजनक कोई 2 लाइन दिखाकर उन्हें देशद्रोही साबित करने के रवैया को क्या कहें? इसे संकीर्ण, संकुचित मनोवृत्ति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? यह आप खुद ही तय करें। राजनीति करने के लिए ऐसे निराधार आरोप लगाकर इतिहास में जमा हुई व्यक्ति के चरित्र पर कलंक लगाना बहुत आसान है, लेकिन राष्ट्र कार्य करने के लिए काले पानी जैसी अमानवीय सजा भुगतना बहुत मुश्किल है। और उन्हें किसी भी तरह से उस नरक से छुटकारा पाने की कोशिश करनी थी। वह क्या आगे आरामदायी शांति से जीवन जीने के लिए? नहीं, कदापि नहीं। तो क्यों? तो फिर से देश कार्य पे ही खुद को निछावर करने के लिए, जो इन सावरकर भाइयों ने अपनी रिहाई के बाद देश को आजादी मिलने तक और उसके बाद भी किया। यह निश्चित रूप से असामान्य बात है और इसलिए हमारे लिए वे सदैव वंदनीय है और हर एक भारतीय को होने भी चाहिए। इतिहास का ऐसा आधा अधूरा इस्तेमाल करके सावरकर जी जैसे किसी ऐतिहासिक नेता के चरित्र को बदनाम करने के बजाय हम भारतीयों ने इतिहास में जो गलतियां बार बार की है उन्हें फिर से न दोहराने के लिए क्या किया जा सकता है और देश को कैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर बना सकते हैं, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। इसलिए किसी भी ऐतिहासिक नेता के प्रति मन पूर्वाग्रह दूषित न रखते हुए अगर राष्ट्र कार्य के लिए ऐसे इतिहास का अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही हर एक भारतीय को देश के भविष्य के लिए उचित सोच करने की दूरदृष्टि प्राप्त होगी। तो मित्रों, जिस ऐतिहासिक पत्र के इर्द गिर्द इतने वर्षों तक इतनी गंदी राजनीति खेली गई, उस पत्र के वास्तविक इतिहास को इतनी गहराई से प्रमाण सहित समझाने का हमारा ये प्रयास आपको जरूर भाया होगा। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये एपिसोड देखने के बाद कम से कम आपसे किसी भी सुविज्ञ भारतीय में इस मुद्दे को उठाने और ऐसे अपमानजनक तरीके से सावरकर जी जैसे भारत माता के सच्चे स्वतंत्र वीर सपूत के चरित्र को बदनाम करने की दुर्भावना नहीं होगी। इसलिए इस इतिहास को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको ऐसे इतिहास को पेश करने का हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो अपने इसे भुना और हम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया हमारे एपिसोड्स को अवश्य लाइक करें। और साथ ही अगर आप ऐसी किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना को हमारे माध्यम से देखना चाहते हो और उन्हें गहराई से समझना चाहते हो जो कि हमारी खासियत है तो वैसा हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।